नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। महाराष्ट्र विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट, बोले आज हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे, हमें ईवीएम पर शक। अजीत बोले चुनाव आयोग जाएं। अजीत पवार की 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति होगी रिलीज। ट्रिब्यूनल बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ, आयकर विभाग ने 2021 में सीज की थी। सीएम ममता ने हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। बोले इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, एक दिन का अल्टीमेटम दिया। दोपहर में बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 8 घायल। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय। मोदी कैबिनेट ने योजना को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर पर रहेगा खास फोकस। और दिल्ली में दिसंबर में पहली बार पारा 10 से नीचे। मध्य प्रदेश राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में तापमान -4.1। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को चेन्नई में स्टूडेंट से हिंदी सीखने के लिए कहकर पहले से ही भड़की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को चेन्नई में स्टूडेंट से हिंदी सीखने के लिए कहकर पहले से ही भड़की आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू ने ये बात चेन्नई में एक आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए कही। Try to learn first mother tongue, then other languages, then learn Hindi also. I know I am speaking in Tamil Nadu. Yes, I am speaking in Tamil Nadu. Tamil Nadu is part of India. That is Bharat. So our children here, if you don't learn Hindi, you will be missing opportunities to go to the national level. Without Hindi, you can't communicate with the people. Go to Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, really all those, many of these regions, Rajasthan. You will not be, if you speak in English, only 2% people will be able to understand. So you have to, not only Hindi, my advice is try to learn as many languages possible. हालांकि नायडू की टिप्पणी ज्यादा पसंद नहीं आई। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के तहत 3 भाषा नीति को लागू नहीं करने के अपने फैसले पर कायम है और राज्य में 2 भाषा नीति जारी रहेगी। எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா மதர் டங்குங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக வலியுறுத்தி சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா சார் தான். பட் அவர் எதனால் இங்கேருந்து அதை சொன்னார் எங்களுக்கு தெரியல. பட் தமிழ் மொழி உங்களுக்கே தெரியும், எத்தனை இந்தியை சார்ந்திருக்கின்ற வடநாட்டை சார்ந்தவங்க இங்கே நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருக்கு நம்ம எவ்வளோ அடைக்கலம் கொடுத்துட்ருக்கோங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். நாம் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியிலையும் இருமொழி கொள்கையை பின்பற்றும் பொழுது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சார்ந்திருக்கின்ற உலகம் முழுவதும் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கே தெரியும். இருந்தாலும் அவர் சொன்ன கருத்து என்பது உள்ளபடியே ஆச்சரியத்துக்குரியதாக एक और जहां राज्य बीजेपी के नेता कहते हैं कि वे हिंदी थोपने के खिलाफ हैं, वहीं दूसरी ओर वे भाषा सीखने की पार्टी की विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। கல்வியை நீங்கள் அரசியலாக்காதீர்கள், அவரவர்கள் சாய்ஸுக்கு விட்டுருங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. இப்போ ஹிந்தி திணிக்கிறீங்களா? ஹிந்தி வேண்டான்றதை யார் திணிக்கிறா? கற்றுக்கொள்ள நினைத்தால் கூட கற்றுக்கொள்ள முடியாமல் செய்வதும் திணிப்பு தானே. அதனால அவங்க விருப்பத்துக்கு விட்டுருங்க. மறுபடியும் சொல்றேன், அவங்க விருப்பத்துக்கு விட்டுருங்க. இல்லைன்னா தமிழ் இசை ஹிந்தி இசையான்னு போட்டிங்க ரொம்ப கெட்ட கோபம் வரும். ஏன்னா தமிழ் என் பெயர்ல மட்டும் உயிர்லையும் இருக்கு. ஆனா எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும்னு நான் பேசுறேன், அவ்வளவுதான்। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हफ्ते की शुरुआत में संसद में एक छात्र के तौर पर तमिलनाडु में हिंदी सीखने की इजाजत नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि भाषा सीखने की कोशिश पर उनका मजाक भी उड़ाया गया था। मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ, भाई साहब आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। बीते गुरुवार को राज्यसभा में कई विपक्षी सांसदों ने सरकार पर नए बिल का टाइटल केवल हिंदी में होने को लेकर भाषा थोपने का आरोप लगाया था। So why do
do so many laws have Hindi names? This is imposition of Hindi. The mandate of the people in 2024 was for the diversity dividend and for the federal principle. But the government is persisting in the Hindification of laws. This is Hindi imposition. हिंदी थोपने का विवाद गैर हिंदी भाषी राज्यों खासकर तमिलनाडु के लिए नया नहीं है। 1960 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन चरम पर था, जिसके कारण राज्य ने 2 भाषा नीति अपनाई, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। द्रविड़ पार्टियों ने खास तौर से दशकों से इस भावना को बरकरार रखा है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली भाजपा के द्वारा हवन किया गया और डिजिटल वैन को रवाना भी किया गया। वहीं भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी को जाना पड़ेगा। वहीं वोट काटने के मुद्दे को लेकर कहा कि वोट काटने का काम हमने नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर भी मनोज तिवारी ने कहा कि क्राइम तो आम आदमी पार्टी कर रही है, हम भी चाहते हैं कि क्राइम कम हो। पर वही परवीन खंडेलवाल ने भी कहा कि दिल्ली में क्राइम के लिए हम भी चाहते हैं कि क्राइम कम हो। तमाम बातें होती हैं सिवाय इसके कि अपना रिपोर्ट दिल्ली की सेवा में आएगी भाजपा। हम सत्ता नहीं बोलते उसको, हमारे लिए शासन में आना सेवक बनना है। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं, हम सेवा भाव में रहते हैं मेरे भैया। दिल्ली की जनता गली गली से आवाज़ दे रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। दिल्ली में हम निज़ाम बदलेंगे और हम वो सारा काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। यहाँ पर बढ़ेगी अगली खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के सहादरा इलाके में शनिवार सुबह सैर पर निकले एक व्यापारी की 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 52 वर्षीय सुनील जैन को कई गोलियां मारी गई। जैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बर्तनों का व्यवसाय करने वाले जैन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से सुबह सैर कर घर लौट रहे थे, तभी फर्श बाजार इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। बताया गया कि हमले के बाद आरोपित फरार हो गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को जंगल राज बना दिया गया, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। उससे बहुत ज़्यादा अब पीड़ित हैं और दहशत में हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। आप सोच सकते हो, आज सुबह विश्वास नगर से के रहने वाले एक सुनील नाम के एक व्यापारी, बर्तन के व्यापारी, मॉर्निंग वॉक पे गए। जब वो घर वापस लौट रहे थे तो सड़क के बीचों बीच उनको 8 गोलियां मार के 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार के वहीं उनका मर्डर कर दिया। इतनी हिम्मत लोगों की कैसे हो गई कि भरी सड़क के अंदर वो गोली मार के भाग गए? इतने बेखौफ कैसे हो गए अपराधी दिल्ली के अंदर? थोड़ी देर के बाद खबर आई कि गोविंदपुरी के अंदर किसी ने किसी को चाकू मार दिया, और वहीं उसी स्पॉट पे गोविंदपुरी में अभी 1 हफ्ता पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। आज दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती आ रही है। उनको आता है कि इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारे घर के फलाने को मार देंगे, और वो स्पेसिफिक डिटेल बताते हैं फोन पे, तुम्हारा बेटा इस टाइम यहाँ पे है, तुम्हारी बेटी यहाँ पे है, अगर नहीं दोगे तो इतने। तो व्यापारी बुरी तरह से खौफ में है। जैसे एक मिठाई की दुकान वाला है, उसके पास फोन आया कि 2 करोड़ रुपए दे दो, उसने मना कर दिया तो उसकी दुकान के ऊपर धुआंधार गोलियों की बरसात की गई। एक कार का शोरूम वाला है, उससे कहा गया 5 करोड़ रुपए दे दो, उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। लोग कहां जाएं, किसके पास जाएं सुरक्षा के लिए? एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंचशील एनक्लेव में एक बुजुर्ग रहते हैं, वहां पे उनको 64 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी रात को चाकू मार के हत्या कर दी गई। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है, ये बात है। क्या प्रोफाइल है सुनील जैन का सर?
सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी सुनील जैन की तरफ से, क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दी। किसी को पुराना झगड़ा और रंजिश हो सर? परिवार इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। अभी हमारे पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा अलग खेल खेला है। कांग्रेस किसानों को बहला फुसलाकर अराजकता और दंगे का माहौल बनाना चाहती है। वहीं योगेश्वर दत्त ने कहा कि हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। वहीं बजरंग पूनिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बजरंग ने बिना सोचे समझे और बेवकूफ़ वाली बात कही। वहीं बजरंग पूनिया पर लगातार निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल पूरे देश के खिलाड़ियों को लेकर अलग प्रकार का माहौल बनाया गया। उस दौरान पूरे देश के सामने जो झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाया गया था वह पूरे देश के सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस किसानों को बहला फुसलाकर अराजकता और दंगे का हाल पैदा करना चाहती है और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो ये सोचती है कि देश में किस प्रकार से आग लगे। किसानों के साथ हमेशा से कांग्रेस ने एक अलग खेल खेला है, चाहे वो सत्ता में रही है तब भी और सत्ता में नहीं रही है तब भी। अब वो किसानों को फिर से बहला फुसला के एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। और जो समझदार किसान जितने भी हैं वो सबको पता है। पर हरियाणा देखिए कि 24 फसलों पे एमएसपी हरियाणा में दी जाती है और पूरे देश के किसान हैं जो उनको किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया और अलग अलग चाहे क्या है सब्सिडी की बात हो, अलग अलग उस चीज़ों पे मैं तो ये कहूँगा कि जो किसान हमारे बड़े समझदार हैं। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से बनी है। देश की बात में बढ़ेगी अगली खबर की ओर। अगली खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां देश और प्रदेश भर के साथ साथ आज जिला सचिवालय रेवाड़ी से भी टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की 2 बसों को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि टीबी जो कभी लाइलाज हुआ करती थी उसके मरीज जिला रेवाड़ी में न के बराबर हैं और इसके लिए 100 दिन के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ उनके स्वास्थ्य की भी जाँच करेगी। उन्होंने कैंसर, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन पर भी वह सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि इन बीमारियों से भी देश मुक्त हो सके। सर, अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो हम ईयरली बेसिस पे रेवाड़ी में लगभग 3,500 पेशेंट डायग्नोज करते हैं और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कंपेयर टू 2015 जो कि हमारा बेस ईयर है उससे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें और भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अभी जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी चल रहा है, हमने पिछले साल 60 ग्राम पंचायत नॉमिनेट किए थे। एक शुरुआत तो बहुत पहले से है, लेकिन अब पुनः ये 100 दिन का कार्यक्रम है। हर गांव में जाएंगे और पूरी मेडिकल टीम इनके साथ रहेगी। वैसे टीबी का जो है अब मरीज बहुत कम हो गए, अब ज्यादा, क्योंकि सरकारों ने भी इसमें काम किया है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में राष्ट्र रक्षा मंच फरीदाबाद के अध्यक्ष PR भाटिया ने एक प्रेस वार्ता कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए कहा। राष्ट्र रक्षा मंच फरीदाबाद के PR भाटिया ने कहा कि 9 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति को फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और ये ज्ञापन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू अल्पसंख्यकों के लोगों द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में दिया जा रहा है। उनका एक बांग्लादेश में थे, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में हमारे हिंदू जो रहे एक अलग माइनॉरिटी में आ जाते हैं, हमारा क्या हश्र हो रहा है। हम राष्ट्र में और भारत माता के लिए सेवा दी है, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम सेना में रहते हुए अपने सर्व धर्म को साथ लेकर के चलने वाले हैं और भारतीयता को यदि आप दें वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हमारे भारतीयों के ऊपर, चाहे वो बांग्लादेश हो या कहीं कोई और देश हो, लेकिन खास तौर से बांग्लादेश में
उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। देखिए हम फरीदाबाद के पूरे वर्किंग डे है, क्योंकि हमें नहीं तो इसमें हो सकता 50,000 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन अब 10 से 1000 लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे आएंगे और ये सब दिशा से आकर के सेंट्रल पार्क फरीदाबाद में 12 सेक्टर में इकट्ठे होंगे। वहाँ एक अपने मंच। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां मेगा सफाई अभियान के तहत विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लोगों संग हाथ में झाड़ू थामा और सेक्टर 5 के व्यापारियों से सहयोग की अपील की। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर परिषद अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि विवादों में न पड़े, अपने अपने इलाकों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें। मेगा सफाई अभियान के तहत विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि व्यापारियों के साथ मिलकर हाथों में झाड़ू थामकर पूरी मार्केट की सफाई और लोगों से अपील की है कि रेवाड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सभी का सहयोग होना चाहिए। जब तक सभी का सहयोग नहीं होगा, रेवाड़ी को सुंदर बनाने का सपना साकार नहीं हो पाएगा। क्या देखिए, जो सफाई अभियान का जो बीड़ा उठाया, टीमें बनाई, आज भी आपने यहाँ पर सफाई अभियान चला, बावजूद उसके रेवाड़ी में बहुत जगह कचरा इस तरीके का, अभी जरूरत है और काम करने की। देखिए इसमें सब लोग मिलके करेंगे ना, क्योंकि सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, काम कराती हैं, लेकिन बिना जन भागीदारी के, बिना जन सहयोग के वो धरातल पे उतनी नहीं उतरती जितने उतरनी चाहिए। आज मुझे खुशी की बात यह है कि हम हर शनिवार को लगातार रेवाड़ी की किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी रोड पे, किसी न किसी चौराहे पे हम ये सफाई अभियान चला रहे हैं और निरंतर मैंने तो ये कहा है कि जहाँ जहाँ सफाई अभियान हर शनिवार को आएगा। देश के बाद में अब पंजाब की खबरों का रुख करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारे के बाहर सेवादार के रूप में सेवा की। पैर में फ्रैक्चर के कारण व्हीलचेयर पर बैठे बादल ने कीर्तन भी सुना और सामुदायिक रसोई में बर्तन भी धोए। पूर्व उप मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा प्राप्त है, जिसके चलते वे सुरक्षा कर्मियों के घेरे में गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने सेवादार के नीले कपड़े पहने थे और सुबह 9 बजे से 1 घंटे तक एक हाथ में कृपाण लेकर गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर बैठे रहे। अकाल तख्त ने पंजाब में 2007 से 2017 तक शिरोमणि अकाली दल और उसकी सरकार की ओर से की गई गलतियों के लिए सुखबीर सिंह बादल की तनख्वाह यानी कि धार्मिक सजा का सोमवार को ऐलान किया था। शनिवार को उनके प्रायश्चित का 5वां दिन है। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां यार्ड में आज सुबह रेल दुर्घटना हो गई। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन से टकरा गई। पैसेंजर ट्रेन का एक कोच गुड्स ट्रेन के कोच पर चढ़ गया। रेलवे का सायरन बजते ही दुर्घटना रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंची। DRM, कलेक्टर व SP समेत जिलावार रेलवे प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल यह कोई हादसा नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कराई गई एक मॉक ड्रिल थी। रेलवे व जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से दुर्घटना की स्थिति में समय पर पहुंचने के लिए मॉक ड्रिल की। सुबह से रेलवे का सायरन लगातार बजता रहा। हर कोई अपने स्तर पर ये जानकारी जुटाने में लगा रहा कि आखिर रेल दुर्घटनाएं कहां होती हैं, कैसे होती हैं। रेलवे आपको बता दें, स्टेशन पर दुर्घटना रिलीफ ट्रेन पहुंची। रेल अधिकारी व कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ डीजल सेट के आगे अपयार्ड के पास पहुंचे। दिल्ली मुंबई रेल लाइन से कुछ दूरी पर रेल एक्सीडेंट के बाद बचाव को लेकर पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। देखिए, रेलवे डिवीज़न के द्वारा ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई है। इसमें बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशन जैसा हो सकता है उसको क्रिएट किया गया और इसमें NDRF, SDRF और जितनी राज्य एजेंसियां हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस बल है, सभी मिलकर के इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके द्वारा जो भी हम लोग के आपस में जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, उसके आधार पर स्ट्रेटेजी आगे की तय की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड एक मॉक ड्रिल होती है और इसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग के द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि कहाँ पर हमारी कमियां हैं और किस तरह जैसे रियल टाइम में अपन कभी घटना होती है तो काम करेंगे। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए एक मॉक ड्रिल है रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया है कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स NDRF, SDRF, रेलवे की मेडिकल टीम, स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख रहे हैं कलेक्टर साहब और SP साहब भी हैं यहाँ पे, इन सबको कोऑर्डिनेट करते हुए कि मेजर एक्सीडेंट्स में
जिसमें लॉस ऑफ लाइफ या इंजरीज होती हैं, उनमें सारी एजेंसीज की तैयारी क्या है, उसके लिए एक मॉक एक्सरसाइज है जो हमारी टीम्स प्रैक्टिस करें और देखें कि कहाँ लूप होल्स है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगली खबर रतलाम से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह एवं उद्योग मंत्री कुंवर भरत सिंह का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद शहर के साथ ही समूचे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति हुई। मध्य प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता एवं प्रदेश के पूर्व गृह एवं उद्योग मंत्री तथा खेल एवं परिवहन मंत्री रहे कुंवर भारत सिंह का लंबी बीमारी के चलते 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सिंह ने रतलाम हॉस्पिटल में सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। नगर पालिका जावरा के पार्षद के साथ ही प्रदेश के गृह, परिवहन, उद्योग, वन, जेल, श्रम और सहकारिता सहित 7 विभागों के मंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के कार्यकाल में प्रदेश के गृह मंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे। जावरा के साथ सीता मऊ से विधायक रहे। वर्तमान में भी कुंवर भारत सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन कमेटी के प्रदेश संयोजक के साथ ही दशहरा उत्सव समिति जावरा और जिला बास्केटबॉल संघ जावरा के मुख्य संरक्षक रहे। दीर्घकालीन अनुभव थे, वे जनता में लोकप्रिय थे। जिस दल में वे रहे उस दल में वे दिल से रहे। मंदसौर जिले के सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र से भी उन्होंने विधायक की भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक जो क्षितिज था सूर्य की तरह तेज था। वे विरले व्यक्तित्व के धनी थे। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक अपूर्ण क्षति है। जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, बीमार होने के बावजूद भी पूरी ताकत के साथ घर से ही पूरा वो चुनाव की बागडोर संभाले हुए थे। वैसे तो उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है। जब मैं 1986 में नागदा कॉलेज का अध्यक्ष था, गृह मंत्री के रूप में वो कार्यक्रम में शपथ विधि में पधारे थे। हम देखें आज भी गृह मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जनता भारत सिंह जी को याद करती है। भारत सिंह जी का जाना इस जावरा क्षेत्र नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और मालवा अंचल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं बचपन से ही उनसे जुड़ा रहा, मेरे पिताजी भी रहे और इस क्षेत्र के अंदर जो विकास के नए आयाम उन्होंने गढ़े थे और जो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को सीखने को मिला और नए नेतृत्व को उन्होंने बढ़ावा दिया। ऐसे महान नेता के जाने से हमारे इस जावरा कांग्रेस को और पूरे क्षेत्र को काफ़ी क्षति हुई है। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे आगरा से। अगली खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 युवकों को रौंदा। 2 युवकों की दौरान मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। सड़क पर अनियंत्रित होकर स्कूटी के फिसलने से यह हादसा हुआ। थाना सैया के सैंथिया पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। तो सड़क पर अनियंत्रित होकर स्कूटी के फिसलने से यह हादसा हुआ। इस वक्त की अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, थाना सैया के सैंथिया पेट्रोल पंप के पास ये दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 युवकों को रौंदा है। आगरा से यह अहम खबर। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क पर अनियंत्रित होकर स्कूटी के फिसलने से यह हादसा हुआ। थाना सैया के सैंथिया पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का कासगंज से। अगली खबर, जहां पति ने अपनी पत्नी के संग हैवानियत की है। जल्लाद बने पति ने पत्नी को जमकर पीटा है। पत्नी के सीने पर बैठकर उसका गला दबाता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने काफी देर तक पति से पत्नी को बचाया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया गया। अमापुर थाना क्षेत्र के तोलड़पुर का ये गाँव है, जहाँ ये पूरी घटना घटित हुई है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पति से पत्नी को बचाने का प्रयास किया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया गया।
तो ये वो वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से महिला के साथ पहले मारपीट की, उसके बाद मारपीट करने के बाद महिला के सीने पर बैठकर उसका गला दबाता ये हैवान पति। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हैवानियत की हद पार करने वाला ये वीडियो, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। आपको बता दें कि ये हैवान पति जो पत्नी को पहले वो जमकर वो पीटता है, उसके बाद उसके गले पर गला बुरी तरीके से दबाता नजर आ रहा है। सीने पर बैठकर पत्नी का गला इस हैवान के द्वारा दबाया गया। खाना ले गए थे, फिर मम्मी ने कही कि तुम पलंग खाना क्यों ले गए, तो मम्मी को फांसी पर टांग दिया है। फिर उसको उसके बाद उतारा, फिर आज मारा था। किस बात तो मारपीट करते हैं? आज मम्मी ने नो के तो फिलहाल देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर के लोग अक्सर रंग बिरंगे वन्य जीवों का दीदार करने के लिए कानपुर जू जाते हैं। उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। बहुत जल्द कानपुर जू में जहां काले हंस का जोड़ा पानी में तैरता दिखेगा, वहीं पक्षियों के बाड़ों में बैठकर पीले रंग के तोते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दरअसल विशाखापत्तनम जू से 24 नए वन्य जीव अब कानपुर जू में अपना बसेरा बनाएंगे। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अपनी अनुमति दे दी है। वहीं आपको बता दें कई वन्य जीव ऐसे हैं जिनका अब घर बदल जाएगा और वह कानपुर जू से विशाखापत्तनम जू पहुंच जाएंगे। कानपुर जू के प्रशासनिक अफसर नावेद इकराम ने बताया कि वन्य जीवों की अदला बदली की प्रक्रिया को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत अधिक ठंड पड़ने से पहले ही आपको बता दें नए वन्य जीव कानपुर जू आ जाएंगे। मैं मौजूद कानपुर के प्राणी उद्यान में आपको बता दें कानपुर जू में 24 नए मेहमान आ रहे हैं, जिसको लेकर दर्शक भी काफ़ी उत्साह है। अब हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो नावेद इकराम जी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इस बार जो नए मेहमान आ रहे हैं कानपुर जू में, किस तरह के नए मेहमान होंगे। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम से हम लोगों की डील हुई है। इसमें 8 प्रजातियों के टोटल लगभग 24 वन्य जीवों की हमारी डील हुई है, जिसमें एक वाइल्ड डॉग हैं, 3 ग्रीन इग्वाना है, लुटिनो पैराकीट है, ब्लैक स्वान है, वुल्फ है और उसमें स्टार टॉर्टोइज है, हॉक डियर है, 2 प्रजाति के सांप हैं, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ और बटाकुर कछुआ है। इस तरह से नावेद इकराम जी ने हमें बताया यहाँ पर जो जू में नए नए मेहमान आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह के नए मेहमान आएंगे, ताकि दर्शकों को पूरी तरह से लाभ मिले और दर्शक पूरा यहाँ से उत्साह ले सके। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर नगर क्षेत्र के टीडी कॉलेज और आय से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। एसडीओ आपको बता दें एडीएम सीओ नगर कोतवाल नगर पालिका परिषद के युवा पुलिस बल के साथ ही बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जिसको देखने के लिए राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें भी अतिक्रमण के तहत प्रशासन ने हटवाई हैं। ये सड़क की जमीन पर लोगों का अतिक्रमण था, इससे आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और नागरिकों की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोगों को नोटिस भी दी गई, 2-3 दिन लगातार अनाउंस भी किया गया, लेकिन लोग अपने से नहीं हटाए, तो इसलिए अब स्वयं हटाना पड़ रहा है। ये कितने दिन तक सर अभियान चलेगा? फेज वाइज हम लोग लगाए हैं, एक दिन में जितना हो सकेगा, नहीं फिर अगले दिन होगा। अब देखा जा रहा है कि छोटी छोटी भी जो दुकानें हैं, जो कॉर्नर पे हैं, कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। अब चल रहे हैं ना, सभी हो जी, जो भी अतिक्रमण रहेगा सबका। तो क्या कहना चाहेंगे अतिक्रमण करने वाले लोगों से? अतिक्रमण करने वालों पर ये चालान भी कर रहे हैं नगर पालिका से, सामान भी हम उठवा ले रहे हैं जो लोग नहीं हटा पा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां कोच ब्लॉक के थाना 8 अंतर्गत ग्राम पिंडारी के आवासीय कस्तूरबा बालिका विद्यालय में एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने से जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले उरई के स्कूल में बच्चों की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि शिक्षा विभाग की लापरवाही से एक और छात्रा की जान चली गई। पिंडारी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय पिंडारी में कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा छाया पुत्री ब्रजमोहन निवासी ग्राम भरसूड़ा, उम्र लगभग 12 वर्ष, जो पिछले 3-4 महीनों से
3-4 दिनों से बीमार थी। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही बताया गया कि उनकी पुत्री बीमार चल रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को लगभग 12:40 पर बच्चे की मौत की सूचना उन्हें दी गई। आनन फानन में वह उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर बच्ची को मृत देखकर परिजन बदहवास हो गए। बच्चे के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब पता नहीं, ना कोई सूचना है कि ना बताई। अच्छा, क्या हुआ? तो अब वो एक्सपायर हो गई। अच्छा, कितने साल से पहले? अभी 6 महीना। अब अभी जो एडमिशन इसी साल एडमिशन कराया। किस क्लास में एडमिशन हुआ? अच्छा, इससे पहले बच्ची की तबीयत, कोई फोन होना है कि बच्ची की तबीयत? कोई फोन नहीं। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? हमें मालूम है अब अभी जब खत्म ही हो गई है। जब हमें सबसे पहले हमें फोन आया। छात्रा की मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर एक आवासीय विद्यालय का मामला सामने आ गया, जिसमें एक 12 वर्ष की कक्षा 6 की छाया नाम की लड़की की मौत हो गई है। जी, हम बात कर रहे हैं जालौन के 8 थाना पिंडारी में आवासीय कस्तूरबा विद्यालय का मामला है, जहां पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमारी बच्ची की तबीयत खराब थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस बात को नहीं बताया और इसको वो लोग कहीं भी दिखाते रहे हो, इसका सही उपचार नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। हालांकि कस्तूरबा विद्यालय के प्रबंधन का कहना यह है कि हमने छात्र का उपचार किया, वो 2-3 दिन से बुखार से पीड़ित थी, जिसको उल्टी भी आ रही थी, जिसको लेकर हमने CHC 8 में दिखाया और उसके बाद उन्होंने जब उसको रेफर किया तो उन्होंने राजकीय मेडिकल में उसका उपचार किया और वहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि हमारी बच्ची की मौत स्कूल के प्रबंधन की लापरवाही से हुई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा इसकी जांच की जाए और उनको दोषी ठहराया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में जो लापरवाही की जा रही है उसको सही से देखा जाए ताकि किसी बच्चे की जान न जाए। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी दरबार के लिए जालौन। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां जिले के उरई शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने एक गरीब ठेले वाले को केवल इसलिए थप्पड़ मारे क्योंकि उसने सिंघाड़े नहीं दिए थे। यह घटना उरई के जिला परिषद क्षेत्र में स्थित एक ठेले पर घटित हुई, जहां एक दुकानदार सिंघाड़े बेच रहा था। दुकानदार ने आरोप लगाया कि जब पुलिसकर्मी ने सिंघाड़े मांगे तो उसने उन्हें देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नशे में धुत पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर उसे 10 से 12 थप्पड़ मार दिए। यह घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला परिषद के पास हुई है, जहां आमतौर पर छोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। दुकानदार ने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इनका बता कोई पुलिस वाला कोई फौजी बता दे, फौजी क्यों मारा? जबरदस्ती। कहाँ पर सिगारे मांग रहा था। अच्छा, तो फिर हमने के साथ नहीं, हम कैसे जो कह लगा पैसे लिए इन्होंने मारा है, बोल निकाल में दिए, दारू पिया था, फौजी था। इनका कौन था? इन पुलिस वालों कौन था वो? क्या इन्होंने आपके साथ मारपीट की कोई? इनके संग में था। अच्छा, इनके संग में था। कहाँ पर घटना हुई है? कौन सी चौराहे की बात है? जिला परिषद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर आयोजित रैतिक परेड की सलामी ली है। सीएम धामी ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों को SDRF की तर्ज पर 9000 से अधिक फीट ऊंचाई पर सेवा देने पर होमगार्ड सैनिकों को 200 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद SDRF के साथ काम करने वाले होमगार्ड जवान को प्रतिदिन 100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा, वो प्रतिवर्ष किया जाएगा। आपको बता दें 60 साल पूर्ण करने वाले होमगार्ड्स कल्याण कोर्स से दी जाने वाली राशि 50,000 की जाएगी। एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहाँ भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहाँ कम होते हैं वहाँ हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर कालाढूंगी से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय 6 शिविर प्रारंभ किया गया है। शिविर का उद्घाटन आपको बता दें विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत का मिशन रखा गया था, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। कार्यक्रम के दौरान टीबी मरीजों को पोषण आहार किट का भी वितरण किया गया है। वहीं ब्लॉक MOIC डॉक्टर मर्तोलिया ने बताया कि पहले इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ टीबी के मरीजों को ढूंढा जाता था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को मिशन मोड पर ले जाते हुए टीबी के इन्फेक्शन पर भी कार्य किया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने की प्रदेश में टीबी का सरकार ने 100 दिन के अंदर टीबी उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को देखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ से टीबी उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक एम्बुलेंस को भी आज रवाना किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा 347 जिलों को चिन्हित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और उन 347 जिलों के अंदर टीबी उन्मूलन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और सरकार इसके साथ ही साथ जो टीबी मरीज है उसके लिए विशेष आहार किट का भी सरकार द्वारा विशेष रूप से इंतजाम किया गया। सिग्लियोनाइट 100 का, तो इसमें जितने भी हमारा जो पूरे ब्लॉक में और पूरे इंडिया में शुरू हुआ है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसमें हमें जो टीबी रोग हैं, जितने भी टीबी रोग के मरीजों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें हमें हर गांव में और न्याय पंचायत से लेकर सभी लोग जितने भी 60 ईयर से ऊपर लोग हैं और जितने भी डायबिटिक अल्कोहलिक हैं, तो उन सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और साथ ही साथ उनकी लाइन लिस्टिंग बना के उनके जांच और एक्सरे और स्क्रूटम एग्जामिनेशन करेंगे। सरकार द्वारा जो टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है वो 100 डेज तक चलेगा, और जिसमें कि निःशुल्क जांच, दवा और सभी उनको उपचार के लिए बताया जाएगा कि कैसे उपचार करना है, कहाँ पे उपचार करना है, किस तरह से उनको मेडिसिन मिलेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। स्वच्छ वायु की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश देश के उन 131 शहरों में शामिल हो चुका है जहां पर 40% से ज़्यादा हवा जो है वो शुद्ध हुई है। और नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी का कहना है कि इस हवा को शुद्ध करने के लिए ऋषिकेश नगर निगम जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, जिसके तहत सड़कों पर सीसी टाइल्स, फाउंटेन और वर्टिकल गार्डन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे शहर को वायु प्रदूषण मुक्त और सुंदर हरा भरा बनाया जा सके। और वायु की शुद्धता के लिए कार्य किया जाना था, तो उसमें हम लोगों ने 2018 से अब तक हमें लगभग 5 करोड़ से अधिक धनराशि प्राप्त भी हो गई है। और उसके लिए हम लोग जो है बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जैसे सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी रहती थी वहाँ पर टाइल्स लगाना, सीसी बनाना, नालियों की सफाई करवाना, वर्टिकल गार्डन करना, फाउंटेन्स जो वाटर फाउंटेन्स उनकी व्यवस्था करना। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रशासन पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगा रही संस्था मातु सदन के ब्रह्मचारी दयानंद ने आज से अनशन शुरू कर दिया है। दयानंद ब्रह्मचारी अवैध खनन के खिलाफ मातु सदन आश्रम में ही अनशन पर बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मातु सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रशासन पर रिवर डेजिंग के नाम पर अवैध खनन करवाने और हठ धर्मिता के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी का विभाग, सोशल आउटरीच विभाग, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों पे तहसील दिवस पे बाहर शिविर लगाए हैं, और आज हर पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमारे प्रदेश चेयरमैन विक्रम पांडे जी अपनी कानपुर के मंडल की पूरी नगर इकाई के साथ, जिले की नगर इकाई के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारी मंशा और कोशिश है कि जिस प्रकार से अंदर लोग जाते हैं, खाना पूर्ति हो जाती है, एप्लीकेशन ले जाती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। वो देख ये बाबा बुजुर्ग आए, इनके मकान पे कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है, मकान पे अंदर एप्लीकेशन देते हैं, उस पर उतनी कार्रवाई नहीं होती। रुक रही है अगली खबर का। खबर लक्सर से, जहां हिजामा आपको बता दें कि बैठक में बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की गई, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बैठक में बांग्लादेश सरकार की निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने की मांग की गई और
लक्सर उपजिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। आज सबको विदित है, आज संसार के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, पूरे संसार के अंदर आताताई जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी मजहब के हों, वो एक दूसरे के ऊपर काट मार मची हुई है। उस पूरे विश्व की शांति के लिए हमने आज यहाँ तहसील के अंदर शांति यज्ञ किया। और विशेष रूप से जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश में आज उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ जिनके साथ दुराचार व्यभिचार और अत्याचार हो रहा है, हम उनके समर्थन में उनको परमात्मा उनकी आत्मा को बल दे और जो आताताई लोग हैं उनका समूल विनाश हो। बांग्लादेश में जो निरंतर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वहाँ की सरकार का आश्रय उन लोगों को है जो अल्पसंख्यकों पर दुराचार और अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए सद्बुद्धि आए उनको और भारत सरकार को संबोधित ये आज ज्ञापन यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से एसडीएम महोदय को सौंपा गया है। इसके साथ साथ 10 तारीख को ऋषिकुल मैदान पर इकट्ठे हो गए हर की पैड़ी तक मार्च करेंगे और वहाँ से भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को संबोधन एक किया जाएगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां अब 2017 के बाद अवैध तौर पर चल रही टैक्सी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज रामनगर में संचालित हो रही 2017 के बाद की टैक्सी बाइकों को सीज कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 के बाद नैनीताल शहर में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए इन वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके नगर में लगातार टैक्सी वाहन चल रहे थे जो नैनीताल में जाम का बड़ा कारण बन रहे हैं। आज जिला प्रशासन की टीम ने कई टैक्सी बाइकों और गाड़ियों को सीज किया है और कई पर चालानी कार्रवाई की है। सभी को हिदायत दी गई है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय का 2017 है, जिसमें कि 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी गाड़ियों पे जिनमें टैक्सी बाइक भी इंक्लूड है उनको जनता सिटी में होना अलाउड है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में ये टैक्सी बाइक अनाधिकृत रूप से जनता सिटी के अंदर चल रही थी। इसी क्रम में आज हमने एक इन्फोर्समेंट के साथ यहाँ पे नैनीताल में चलाई है। और इसके तहत अभी तक हम 6 टैक्सी बाइक सीख चुके हैं फुलवारी नैनीताल में और अभी कार्रवाई हमने शुरू की। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। डोयाला तहसील के थानों में डीएम देहरादून की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन के साथ साथ लगभग 25 विभागों में स्टॉल लगाए और सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया। इस अवसर पर डीएम देहरादून सबिन बंसल ने आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर शिकायत से संबंधित विभाग के अधिकारी को तत्काल उनके निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में डोयाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ डीएफओ देहरादून, सीडीओ देहरादून के साथ तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना स्वागत की शुरू करें। देखिए, हम फील्ड मशीनरी का पार्ट है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है कि जो हमारा फीडबैक लूप है पब्लिक के साथ वो क्लोज होना चाहिए। जो पब्लिक कनेक्ट है जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा उतना ही पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नेंस में और उसके इंस्टीट्यूशंस में। तो ये हमारे जो बहुउद्देशीय शिविर हैं, आज हमारा जनपद का चौथा 5वां बहुउद्देशीय शिविर है और इसमें सभी क्वार्टर से, हमारे कमेटी ग्रुप से, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, बेनिफिशरीज से फीडबैक इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आया है। इसलिए हमारे सारे फील्ड ऑफिसर्स, हमारे सभी विभागीय अधिकारी उत्सुक हैं। लोगों को काफ़ी समस्या समाधान सारे विभाग यहाँ आए हैं। लोगों को चीज़ें से किसी को व्हील चेयर काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग इससे काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास थानों में ये चीज़ें। देखिए, मैं डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने
इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर थाना न्याय पंचायत के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय शिविर लगाने का काम किया है, उसके लिए यहाँ की जनता उनकी हमेशा आभारी रहेगी। और जो हमने डोईवाला विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, हमने जो पहली समस्या है हमारी सिरवालगढ़ के अंतर्गत जो आपदा आई थी, उसमें आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। जस के तस हालात पड़े हुए हैं, सड़क पे न काम हुआ, न पेयजल पे काम हुआ, न सिंचाई पे काम हुआ। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।